फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अपन लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, लेक्चर नंबर 23 हाइड्रोलॉजी। अपन पढ़ रहे थे हाइड्रोग्राफ। तो हाइड्रोग्राफ के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है हाइड्रोग्राफ, वो मैंने आपको समझाया भी था। इस तरह से हमारा हाइड्रोग्राफ बनाया था हमने, आपको ध्यान हो तो। ये हमारे कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स थे जिनके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था। ये जो नीचे जो फ्लो होता है उसे हम बोलते हैं क्या, बेस फ्लो। ये हमारा बेस फ्लो था। ये जो मैंने आपको लास्ट टाइम हाइड्रोग्राफ दिखाया था वो था हमारा फ्लड हाइड्रोग्राफ, ठीक है। तो अब बात आती है कि जो हाइड्रोग्राफ है इसकी शेप किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, कौन कौन से फैक्टर्स इसको प्रभावित करते हैं, वो चीज़ अपन देखते हैं। जैसे कि हाइड्रोग्राफ की शेप ऐसे तो नहीं हो जाएगी, हाइड्रोग्राफ की शेप ऐसी तो नहीं हो जाएगी, या फिर इसकी शेप ज़्यादा ऊंची। किस तरह का हाइड्रोग्राफ बनेगा वो किस पर डिपेंड करता है, उसकी शेप किस पर डिपेंड करती है। वो वैसे तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, जैसे सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, सॉइल कैसी है वहाँ की, ठीक है, वहाँ का कैचमेंट एरिया कैसा है, कैचमेंट एरिया का साइज कितना है, उन सब चीज़ों पर निर्भर करता है। उनके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें, मैं केवल वो 3 चीज़ बताता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला फैक्टर है वो क्या है हमारा, वो है शेप ऑफ कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया की शेप। अब देखो कैचमेंट एरिया की शेप हमारी कैसी कैसी हो सकती है। जैसे एक तो हमारी शेप ऐसी है, ये हमारा आउटलेट पॉइंट है जहां पर हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है। और एक हमारी शेप मान लीजिए वो है इस तरीके की शेप। और एक शेप है हमारी ऐसी। तो देखो भाई ये कंप्लीट हमारा कैचमेंट एरिया है जो आपको दिख रहा है। इस कैचमेंट एरिया के अंदर आपको ये चीज, ये हमारा कैचमेंट एरिया है, यहां से ऊपर ढलान से पानी हुआ है दोनों तरफ से, और नीचे अपने आप एक स्ट्रीम बना देगा लॉन्गिट्यूडनल, और ये स्ट्रीम इस तरह से है। भाई ये छोटी छोटी सी स्ट्रीम दिख रही है, चैनल्स, ये बड़ी स्ट्रीम को मिल जाएंगे, और ये बड़ी स्ट्रीम में जो डिस्चार्ज है उसके लिए हमने क्या बनाया है, हाइड्रोग्राफ बनाया है। तो हम देख रहे हैं कि कैचमेंट एरिया की शेप अगर ऐसी है, मतलब पीछे से तो चौड़ा है, आगे से क्या है, सकरा है, पीछे से तो वाइड है, आगे से नैरो है। ये पीछे से नैरो, आगे से वाइड है। ये क्या है, पहले यूं वाइड हुआ, फिर नैरो हो गया, फिर दोबारा वाइड हो गया। ये डबल शेप है इसके अंदर। तो इनके हाइड्रोग्राफ कैसे बनेंगे, आप सिंपली ये सोचेंगे कि जो हमारा पीक है, पीक कौन सा होता है, ये पीक कब प्राप्त होगा, जब डेप्थ क्या होगी हमारी, पानी की मैक्सिमम डेप्थ होगी, तब हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज प्राप्त होगा। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको डेप्थ के रूप में समझाऊंगा, लेकिन एक्चुअल में हम क्या पढ़ रहे हैं, डिस्चार्ज। भाई डेप्थ इंक्रीज होगी तो डिस्चार्ज ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा क्या, नहीं, बिल्कुल वही चीज है। तो देखो हमको केवल ये देखना है कि हमें पीक कब प्राप्त होगा, पहले प्राप्त होगा, बाद में प्राप्त होगा। ये तो मैंने देखो कैसा बनाया, बिल्कुल यूनिफॉर्म बनाया है, मतलब इस सेंटर से दोनों तरफ क्या है, बराबर है। अब हो सकता है ये पीक पहले प्राप्त हो गया, मतलब पीक पहले आ गया, फिर ऐसा ग्राफ बना। हो सकता है पीक क्या है, बाद में आ रहा है, फिर ऐसा ग्राफ बना। इन तीनों में से 1 2 3 कोई सी भी शेप बन सकती है, तो हम यही देखना चाह रहे हैं। तो बताओ पहले पीक कब आएगा, पहले पीक तब आएगा जब डेप्थ पानी की पहले ही मैक्सिमम हो जाए। बात क्लियर है। और बाद में कब आएगा, जब डेप्थ पानी की बाद में जाकर के मैक्सिमम हो रही है। अब देखो पहले वाले केस में देखो ज्यादा पानी कहां पर है, 2 चीज देखेंगे, ज्यादा पानी मतलब क्वांटिटी, ठीक है, और दूसरा अपन ने देखा क्वांटिटी। तो क्वांटिटी आपने देखी कि आगे जो है ये तो है कम क्वांटिटी, कम पानी है, पीछे क्या है, ज्यादा पानी। ज्यादा पानी है तो उसके कारण डेप्थ क्या होगी, ज्यादा इंक्रीज होगी। तो जब इस वाले पॉइंट का पानी यहां पहुंचेगा, मतलब ज्यादा पानी कब पहुंच रहा है, देर से। तो आप 2 चीज देखेंगे, क्वांटिटी और टाइम। ज्यादा पानी देर से पहुंच रहा है या फिर जल्दी पहुंच रहा है। अगर ज्यादा पानी देर से पहुंचेगा तो फिर तो डेप्थ जो है लेट इंक्रीज होगी, और डेप्थ लेट इंक्रीज होगी तो पीक भी आपको बाद में मिलेगा। और अगर ज्यादा पानी पहले पहुंच रहा है तो डेप्थ आपको पहले ही बढ़ जाएगी, पहले बढ़ जाएगी, तो पीक भी पहले ही प्राप्त हो। तो आप देखकर बताओ, इसमें ज्यादा पानी पीछे है, मतलब क्या, ज्यादा पानी देर से पहुंचेगा, देर से पहुंचेगा यहां पे, इसका मतलब डेप्थ देर से इंक्रीज होगी। तो ये क्या है, इस तरह से। बात क्लियर है। तो ये हो गया हमारा इसका हाइड्रोग्राफ। इसका हाइड्रोग्राफ कैसे बनेगा, पीक जो है बाद में प्राप्त होगा,
क्यों प्राप्त होगा? ज्यादा पानी देर में पहुंच रहा है, देर में पहुंच रहा है तो डेप्थ देर में इंक्रीज होगी, डेप्थ देर में इंक्रीज होगी तो पीक भी देर में प्राप्त होगा। इस वाले के लिए देखो क्या होगा, इस वाले में देखो ज्यादा पानी पास में है, पास में है ज्यादा पानी, तो क्या है, डेप्थ पहले इंक्रीज हो जाएगी, इसको टाइम कम लगेगा, कम लगेगा, डेप्थ पहले इंक्रीज होगी, मतलब पीक पहले ही प्राप्त हो गया और उसके बाद में फिर इस तरह से। तो इसका हाइड्रोग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा सिंपली। अब इसका देखें, इसका कैसा बनेगा, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। इसका कैसा बनेगा? देखो ये ज्यादा पानी पास में है, ठीक है, तो ज्यादा पानी पास में है तो क्या हो गया, पीक प्राप्त हो गया। फिर ये पानी जैसे ही यहां पर धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, इस गिरने लगेगा, जैसे ही इसका डेप्थ कम होने लगे, कोई ज्यादा पहले ही पहुंच चुका है और बारिश हो गई बंद, तो मैक्सिमम डेप्थ होने के बाद में क्या होगी, डेप्थ धीरे धीरे डिक्रीज होगी, डिक्रीज होने के बाद में जैसे ही कम होने लगी तो फिर इस वाले एरिया का पानी यहां पहुंच गया, तो डेप्थ क्या होगी, फिर से इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन क्या उतनी हो पाएगी जितनी पहले थी? देखो अभी आपको समझ नहीं आया, मैं यहां देख रहा हूं 12 बजे से 3 बजे तक बारिश हुई, मैं 3 बजे कंडीशन देख रहा हूं, 3 बजे इस वाले पॉइंट पर पानी की डेप्थ जो थी 10 फीट थी, ये आसपास का जो ज्यादा पानी था वो पहले पहुंच गया तो डेप्थ क्या हो गई, 10 फीट हो गई। लेकिन 10 फीट से क्या होगी, धीरे धीरे कम होने लगेगी, कोई बारिश तो बंद हो चुकी, कम होगी डेप्थ, तो डेप्थ कम होते होते कितनी हो गई, 5 फीट हो गई। मतलब ये 10 फीट हो गई, 10 के बाद में फिर से क्या हो गई, ये 5 फीट हो गई, ये 10 फीट थी अब ये 5 फीट हो गई। लेकिन जैसे ही ये वाले एरिया का पानी यहां पहुंचा तो क्या होगी, डेप्थ फिर से इंक्रीज होगी, इंक्रीज होकर 10 हो जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये एरिया ज्यादा था, ये एरिया कम है, बढ़ करके मान लीजिए कितनी हो गई, 7 हो गई। तो क्या हो रहा है इस वाले केस में, पीक कितने प्राप्त हो रहे हैं, 2 पीक प्राप्त होंगे। इस वाले केस में कितने होंगे, 2 पीक प्राप्त होंगे, और पहले वाला पीक जो है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, दूसरे वाले की कम होगी। ये डिपेंड करेगा किस पे, ये दोनों कैचमेंट एरिया पर डिपेंड करेगा। अगर ये बिल्कुल बराबर होता, अगर ये ऐसे होता क्वेश्चन में, ऐसे होता तो आपका कैसा बनता ग्राफ, तो ग्राफ हमारा ऐसा बनता, बिल्कुल वो भी यूनिफॉर्म बनता। अगर ये पीछे वाला ज्यादा होता, आगे वाला कम होता, ऐसे पीछे वाला ज्यादा होता तो क्या बनता, कैसा ग्राफ बनता, तो बनता पहले तो कम और फिर बाद में ज्यादा। तो आप देखेंगे अपने आप, सोचेंगे, ऐसे 10 क्वेश्चन बनते हैं, आपको केवल कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, क्वांटिटी देखनी है, टाइम देखना है, ज्यादा पानी पहले पहुंच रहा है या फिर बाद में पहुंच रहा है। तो आपसे पूछे इसके लिए कैसा हाइड्रोग्राफ बनेगा, इसका बनेगा डबल पीक वाला हाइड्रोग्राफ। तो ये होते हैं हमारे हाइड्रोग्राफ। किस पर डिपेंड करता है, मैंने पहला बता दिया आपको, एक तो शेप ऑफ कैचमेंट एरिया, तो इसका डायग्राम आप उतार लेंगे, फिर मैं दूसरा फैक्टर बताऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब मैं दूसरा बताता हूं आपको, दूसरा कौन सा है हमारा, दूसरा है दूसरा जो फैक्टर है वो है हमारी स्ट्रीम डेंसिटी। स्ट्रीम डेंसिटी बराबर नंबर ऑफ स्ट्रीम्स अपॉन में कैचमेंट एरिया। देखो भाई, स्ट्रीम डेंसिटी क्या होती है कि जो हमारा कैचमेंट एरिया है, उस कैचमेंट एरिया में आपको दिख रहा है ये, तो इसमें ये जो छोटे छोटे चैनल दिख रहे हैं, ये इन छोटे छोटे चैनल को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीम बोलते हैं। ये छोटे छोटे चैनल ऊपर से पानी लाते हैं और इस जो बड़ा चैनल बीच में जा रहा है, बड़ी स्ट्रीम जा रही है, इसको पानी देते हैं और इसकी डेप्थ हम देख रहे हैं। तो जितने ज्यादा ये चैनल्स होंगे छोटे छोटे, मतलब जितनी ज्यादा स्ट्रीम होंगी उतनी ही ज्यादा स्ट्रीम डेंसिटी होगी। स्ट्रीम डेंसिटी क्या है, कैचमेंट एरिया में टोटल कितनी स्ट्रीम्स है, जितनी ज्यादा स्ट्रीम्स होंगी उतनी ही ज्यादा पानी अवेलेबल होगा, जितना ज्यादा पानी अवेलेबल होगा पीक उतना ही ज्यादा होगा, डेप्थ उतनी ज्यादा तो होगी, जितना ज्यादा पानी होगा उतनी ज्यादा डेप्थ होगी। तो सिंपल सी बात है, पीक जो होता है स्ट्रीम डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो स्ट्रीम डेंसिटी बढ़ने पर पीक की वैल्यू बढ़ती है। तो आप स्ट्रीम डेंसिटी लिखने के बाद में लिख सकते हैं यहां पे कि स्ट्रीम डेंसिटी बढ़ने पर पीक की वैल्यू बढ़ती है। तो इसकी शेप चेंज होगी क्या नहीं होगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगी। कैसे, मान लो हमारे पास एक है जिसमें स्ट्रीम डेंसिटी कितनी 10 और एक में स्ट्रीम डेंसिटी 15, तो 10 के लिए मान लो ये ग्राफ बना, तो 15 के लिए कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ही ग्राफ बनेगा, लेकिन उसका पीक जो है बढ़ गया। क्यों, क्योंकि उसमें पानी क्या है, ज्यादा अवेलेबल है। तो शेप चेंज हो गई क्या नहीं हो गई, बिल्कुल चेंज हो गई। तो हम पढ़ी क्या रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग शेप ऑफ हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ की शेप को कौन कौन से वो प्रभावित करते हैं, उस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं हम।
स्ट्रीम डेंसिटी के बाद में तीसरा देखते हैं हम क्या, ड्रेनेज डेंसिटी। ये क्या होती है? तीसरा हम देखते हैं ड्रेनेज डेंसिटी। ड्रेनेज डेंसिटी क्या होती है? ड्रेनेज डेंसिटी क्या होती है? ये होती है टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रीम पर कैचमेंट एरिया। एक कैचमेंट एरिया में टोटल कितनी लंबाई है सभी स्ट्रीम्स की, ठीक है। तो जितनी ज्यादा लंबाई होगी उसमें उतना ज्यादा पानी मौजूद होगा, सिंपल सी बात है। जितना ज्यादा पानी मौजूद होगा उतनी ही ज्यादा उसकी ड्रेनेज डेंसिटी होगी। ये क्या है? यूनिट एरिया में कितनी लेंथ अवेलेबल है। जितनी ज्यादा लेंथ अवेलेबल होगी उतना ज्यादा पानी होगा, जितना ज्यादा पानी होगा उतनी ज्यादा क्या होगी? ड्रेनेज डेंसिटी। तो ड्रेनेज डेंसिटी का भी सेम सीन है क्या, पीक डिस्चार्ज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रेनेज डेंसिटी। आप एक लाइन लिख सकते हैं ये फॉर्मूला लिखने के बाद में कि स्ट्रीम की लेंथ बढ़ने पर स्ट्रीम की लेंथ बढ़ने पर ड्रेनेज डेंसिटी इंक्रीज होती है, जिसके साथ साथ पीक की वैल्यू भी बढ़ती है। पीक की वैल्यू भी बढ़ती है। तो ये हमारी कुछ बातें थी किससे रिलेटेड? ये थी हमारी बातें शेप, फैक्टर्स अफेक्टिंग शेप ऑफ हाइड्रोग्राफ। इसमें हम नोट में एक चीज लिखेंगे, इसमें हम एक नोट और डालेंगे। उस नोट में क्या लिखेंगे? देखो, नोट में हमको एक दो पॉइंट लिखने हैं। क्या पॉइंट लिखने हैं? मैंने जो आपको हाइड्रोग्राफ बनाया था, ये फ्लड, कौन सा हाइड्रोग्राफ है भाई? ये है फ्लड हाइड्रोग्राफ, ठीक। तो फ्लड हाइड्रोग्राफ में ये कौन सी लिंब थी हमारी? भुजा। ये थी राइजिंग, चढ़ती हुई राइजिंग। और ये कौन सी थी? ये थी हमारी फॉलिंग या रिसेजन या डिप्लीशन। तो राइजिंग लिंब और फॉलिंग लिंब। आपसे पूछता है कि हाइड्रोग्राफ की जो राइजिंग लिंब होती है वो किस पर निर्भर करती है? राइजिंग लिंब किस पर निर्भर करती है? ये कैचमेंट, दो चीज है हमारे पास। एक चीज तो है क्या, कैचमेंट एरिया, और एक है रेनफॉल इंटेंसिटी या फिर रेनफॉल बोलें। तो देखो भाई, राइजिंग लिंब किस पर निर्भर करती है? मतलब इसका मतलब यह है कि भाई राइजिंग लिंब आपकी ऐसी भी तो हो सकती थी। देखो, राइजिंग तो ऐसे शार्प, और फॉलिंग क्या है? इतनी ज़्यादा शार्प नहीं है, फ्लैट है। हो सकता है राइजिंग ऐसी हो और फॉलिंग कैसी हो? बिल्कुल ऐसी हो। तो ये राइजिंग लिंब जो है ये शार्प बनेगी बिल्कुल या फ्लैट बनेगी, किस पर डिपेंड करती है? ये कैचमेंट एरिया पर डिपेंड करेगी या फिर रेनफॉल इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगी। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो भाई ये दोनों पर डिपेंड करती है। कैचमेंट एरिया का मतलब, कैचमेंट एरिया कैसा है? वो परमिएबल है, इम्परमिएबल है। मान लीजिए कैचमेंट एरिया कैसा है आपका? इम्परमिएबल है, तो पानी जल्दी जल्दी पहुंचेगा, जल्दी जल्दी पहुंचेगा। और कैचमेंट एरिया की क्या है? स्लोप है, बिल्कुल। कैसा स्लोप है? ये बीच में हमारे स्ट्रीम है, मेन स्ट्रीम, और कैचमेंट एरिया बिल्कुल स्लोप ही है, ऐसे बहुत ज्यादा स्लोप है, तीखी स्लोप। जब तीखी स्लोप है तो उस पर जब पानी पड़ेगा तो पानी बहुत जल्दी नीचे पहुंचेगा। जितना जल्दी पानी नीचे पहुंचे करके उस स्ट्रीम को मिलेगा उतनी ही जल्दी डेप्थ इंक्रीज होगी। तो डेप्थ कोई तो बता रहा है ये, तो जितनी जल्दी डेप्थ इंक्रीज होगी उतना ही शार्प बनेगा। तो किस पर डिपेंड कर रहा है ये? टाइम पर, कि कितनी जल्दी उसकी डेप्थ इंक्रीज हो रही है। तो अपन किस पर डिपेंड कर रहा है? केवल टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो कैचमेंट एरिया पर निर्भर करा कि नहीं करा? बिल्कुल किया। कि अगर कैचमेंट एरिया हमारा कैसा होता? बिल्कुल फ्लैट होता। ये बीच में हमारी स्ट्रीम है, दोनों तरफ बिल्कुल फ्लैट है, बारिश हुई, पानी आ रहा है, 2 घंटे पहुंच पा रहा है स्ट्रीम में, तो धीरे धीरे उसकी डेप्थ इंक्रीज हो रही है। तो जब उसकी डेप्थ धीरे धीरे इंक्रीज होगी तो कैसा बनेगा? ऐसे बनेगा। डेप्थ धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है तो ऐसा बनेगा। तो कैचमेंट एरिया पर निर्भर करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है। रेनफॉल इंटेंसिटी पर, बारिश हो रही है 1 mm पर और, तो चाहे ये कैचमेंट एरिया कैसा भी हो, स्लोपी मान लो, 1 mm पर हो रही, तो बहुत कम पानी आया नीचे, ठीक है, तो डेप्थ क्या है? धीरे धीरे बढ़ रही है। रेनफॉल इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, 20 mm पर और, तो पानी ज्यादा मात्रा में आ रहा है, तो क्या होगी? डेप्थ ज्यादा इंक्रीज होगी जल्दी। तो क्या हो रहा है? इन दोनों पर निर्भर करता है कि नहीं? बिल्कुल करता है। कैचमेंट एरिया पर भी निर्भर करेगा और रेनफॉल इंटेंसिटी दोनों पर निर्भर करेगा। तो नोट नंबर 1 में आप लिखेंगे कि राइजिंग लिंब कॉमा कैचमेंट एरिया और
कैचमेंट एरिया और रेनफॉल इंटेंसिटी दोनों पर निर्भर करती है। राइजिंग लिम्ब किस पर निर्भर करती है? दोनों पर। राइजिंग लिम्ब कैचमेंट एरिया व रेनफॉल इंटेंसिटी दोनों पर निर्भर करती है। अब हम बात करते हैं फॉलिंग लिम्ब की। नोट नंबर 2, फॉलिंग लिम्ब किस पर निर्भर करती है? भाई यहां से डेप्थ जब मैक्सिमम इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, 10 फीट तक हो गई थी हमारी, उसके बाद एक घटना कब स्टार्ट होगी? बारिश बंद हो चुकी उसके बाद की तो बात है। जब बारिश बंद ही हो गई तो रेनफॉल इंटेंसिटी का कोई रोल रहा क्या फॉलिंग लिम्ब में? बिल्कुल नहीं रहा। तो रेनफॉल इंटेंसिटी का कोई रोल ही नहीं, बारिश ही बंद हो गई उसके बाद बन रही है लाइन, तो बारिश का कोई रोल ही नहीं रहा इसके अंदर। तो ये केवल किस पर डिपेंड करती है? कैचमेंट पर। कैचमेंट पर कैसे डिपेंड करती है? देखो, मान लीजिए आपकी ये राइजिंग ये आ गई यहां तक, ठीक है, पीक हो गया। अब अगर हमारा एरिया बिल्कुल स्लोपी था तो पानी क्या है, तुरंत ही खत्म, तुरंत ही पहुंच जाएगा यहाँ पे, जितनी बढ़नी थी बढ़ जाएगी, पानी तुरंत ही खत्म हो जाएगा, बिल्कुल स्टीप बनेगी। और क्या है, बिल्कुल फ्लैट है पानी, वो एरिया फ्लैट है, तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे जा करके वो खत्म हो पाएगी, डेप्थ उसकी धीरे धीरे कम होगी। तो ये होता है हमारा। तो आप इसमें एक लाइन लिखेंगे सेकंड नोट में, फॉलिंग लिम्ब केवल कैचमेंट एरिया पर निर्भर करती है, केवल कैचमेंट एरिया पर निर्भर करती है, केवल कैचमेंट एरिया पर निर्भर करती है। फॉलिंग लिम्ब केवल कैचमेंट एरिया पर निर्भर करती है। तो हमारी कुछ बातें थी ये। अब मैं बात करता हूं आपसे किस चीज की, नेक्स्ट टॉपिक हाइड्रोग्राफ के अंदर ही, कैलकुलेशन ऑफ रन ऑफ डेप्थ बाय हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ की सहायता से आप रन ऑफ डेप्थ को कैसे निकाल सकते हो? तो उसका एक फॉर्मूला है, H बराबर 0.36 समेसन OT अपॉन में A। इसके बारे में लिख लेते हैं। H बराबर रन ऑफ डेप्थ इन सेंटीमीटर, O बराबर डिस्चार्ज ऑर्डिनेट ऑफ हाइड्रोग्राफ, एच जी का मतलब इन मीटर क्यूब पर सेकेंड, टी का मतलब टाइम ड्यूरेशन इन हॉर्स, ए का मतलब है कैचमेंट एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर, और समेसन ओटी का मतलब है एरिया ऑफ हाइड्रोग्राफ। देखो भाई, मतलब मैंने आपको बताया कि बारिश हुई, बारिश होने के बाद में सड़कों पर पानी आ गया। अब मैं देखना चाह रहा हूं कि उसका मैंने हाइड्रोग्राफ बना दिया। हाइड्रोग्राफ बनाने के बाद में मैं घर पर जा करके इवेल्युएट करना चाह रहा हूं कि इस बारिश के दौरान ये जो हाइड्रोग्राफ प्राप्त हुआ है, बारिश तो हुई थी हमारी 12 से 3 बजे तक। अब मैं हाइड्रोग्राफ बना करके उसे घर पे ले गया। घर पे ले जा करके मैं देखना चाह रहा हूं कि इस बारिश के दौरान कितनी रन ऑफ डेप्थ हमको प्राप्त हुई है, कितनी डेप्थ तक पानी बहा है, कितनी रन ऑफ डेप्थ हमको प्राप्त हुई है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोग्राफ। तो हाइड्रोग्राफ की सहायता, सिंपल सा फॉर्मूला है, H बराबर 0.36 समेसन OT अपॉन में A। यहां पर OT का, H का मतलब क्या है, ये है रन ऑफ डेप्थ इन सेंटीमीटर, जो कैलकुलेट होकर के आएगी अपनी। O का मतलब है डिस्चार्ज ऑर्डिनेट ऑफ हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ ये था हमारा, इसके डिस्चार्ज ऑर्डिनेट कौन से हो गए? ये पॉइंट, ये क्या है? डिस्चार्ज के ऑर्डिनेट हैं, ठीक। ये ऐसे कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ना भाई। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो ये इसके ऑर्डिनेट हो गए इसके सामने। ये डिस्चार्ज के ऑर्डिनेट है, किसमें है? ये मीटर क्यूब पर सेकंड में। ऐसे ही यहाँ पर अपने टाइम के ऑर्डिनेट होंगे ये इस तरह से। तो ये क्या है हमारा? टी, टाइम ड्यूरेशन, किसमें है? ये ऑर्स में है। और ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है कैचमेंट एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर। मतलब जिस कैचमेंट एरिया के लिए आपने वो हाइड्रोग्राफ बनाया है, उस कैचमेंट एरिया का कुछ कैचमेंट का एरिया है किसमें? किलोमीटर स्क्वायर के अंदर। और अगर हम बात करते हैं समेसन ओटी, अब देखो ये तो क्या है, एक तरह से लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई, ठीक है। अब मैं अगर इस लंबाई को इस चौड़ाई से गुणा करता चला जाऊं, ऐसे एक लाइन बनती चली जाएगी, देखो इस तरह से। और अगर मैं इस कंप्लीट का मतलब मैं क्या कर रहा हूं, O इंटू टी कर रहा हूं, तो ये O1 T1 O2 T2 OT 3 ऐसे करते गया मैं, तो ये कंप्लीट इस तरह से मेरे को सारे की सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो मतलब मुझे क्या पता चल रहा है? इसका एरिया पता चल रहा है। किसका एरिया है? ये कैचमेंट का है क्या? नहीं, ये इस हाइड्रोग्राफ का एरिया है, इस हाइड्रोग्राफ का एरिया है। तो आपको कैसे पता चला? अगर देखो मैं आपको अभी समझ में नहीं आया, अगर मैं आपको
इसकी जगह कोई बना देता एक रेक्टेंगल तो आपको तुरंत समझ में आ जाता। क्या समझ में आता? ये इसकी टी है टाइम, ये ऑर्डिनेट। अब ऑर्डिनेट मैंने फिक्स कर दिया, लंबाई इंटू चौड़ाई करोगे आप तो क्या आएगा? एरिया ही तो आएगा। अगर मैं क्या कर देता हूं इसके अंदर, ये 3-4 प्रकार के मैंने रेक्टेंगल बना दिए, एक ऐसा बना दिया, एक ऐसा बना दिया, एक ऐसा बना दिया। अब मैं क्या करूंगा, मुझे एरिया चाहिए, तो आप क्या करोगे, ये यहां तक की डिस्टेंस जो उसको मैं ओ से डिनोट कर रहा हूं, इसको टी से डिनोट कर रहा हूं, T1 से, तो आपने पहले इसका एरिया निकाल लिया। कैसे? O1 T1। ठीक है, अब मैं इसका निकालूंगा, इसका कैसे निकालूंगा? O2 T2, और ये क्या है? O3, और ये T3। तो मैं दूसरे वाले का निकाल लिया। कैसे? O2 लंबाई इंटू चौड़ाई तो होता है, बस ऑर्डिनेट को अपन O2 से डिनोट कर रहे हैं, O2 इंटू T2। तीसरे वाले का O3 T3। कंप्लीट का एरिया जोड़ दूंगा, और इसको क्या बोलते हैं, इन तीनों को जोड़ेंगे अपन, तो इसको मैं अगर डिनोट करूंगा मैथमेटिकली तो कैसे एक्सप्रेस करूंगा? समेशन O इंटू टी। बात क्लियर है? देखो भाई, ये समेशन सिंबल आपने देखा होगा, ऐसे क्या होता है? इंटीग्रेशन। दोनों एक ही चीज है, समेशन इंटीग्रेशन बोथ आर वन ऑफ द सेम थिंग। डिफरेंस क्या है? समेशन जो होता है हमारा वो स्मॉल क्वांटिटीज के लिए रहता है। मतलब किसके लिए रहता है? अगर मेरे 10-15 वैल्यू है ना, तो मैं समेशन का यूज कर सकता हूं, ये जोड़ रहा है। इंटीग्रेट का मतलब भी क्या होता है? इंटीग्रेट का मतलब जोड़ते चले जाना, डिफरेंशिएट का मतलब तोड़ते चले जाना। तो अगर मैं इसको, इससे ज्यादा वैल्यूज होती, 1 से लेकर के और 1000 तक वैल्यूज हैं, तो मैं क्या करूंगा? मैं इंटीग्रेशन करूंगा, 0 से लेकर के 1000 तक लिमिट लगा दूंगा, O इंटू टी के आगे ऑटोमेटिकली एरिया कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन और समेशन एक ही चीज है। दोनों किस चीज को बता रहे हैं? दोनों बता रहे हैं योग को, मतलब एडिशन को बता रहे हैं दोनों। बस एक तो बता रहा है स्मॉल एडिशन, स्मॉल एडिशन को कौन बता रहा है? हमारा समेशन। और एक इसको बता रहा है हमारे लार्ज एडिशन, बहुत ज्यादा क्वांटिटी, उसको कौन बता रहा है? इंटीग्रेशन। तो मैंने इस कंप्लीट को समेशन ओटी से डिनोट कर दिया, तो मैंने समेशन ओटी लिख दिया। तो अगर मैं इसके अंदर केवल इस टर्म को बताऊं कि समेशन ओटी का मतलब क्या है, तो ये क्या हो गया? एरिया ऑफ हाइड्रोग्राफ हो गया। ये किसका एरिया है? हाइड्रोग्राफ का एरिया। और कैपिटल ए क्या है हमारा? कैचमेंट का एरिया है। तो इस तरह से हम निकालेंगे। अब आपको करना क्या है? कुछ भी नहीं करना, आपको डेप्थ निकालें। आप क्वेश्चन के अंदर आपको तीनों चीजें देकर के रखेगा और आपसे सिंपली डेप्थ पूछेगा, एच पूछेगा, तो आप उसको निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं अपन इसके ऊपर, तब आपको और ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन कैसे बनता है इसके ऊपर, मैं इसको मिटा रहा हूं। क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेट डेप्थ ऑफ द डेप्थ ऑफ रन ऑफ फ्रॉम द हाइड्रोग्राफ shown in figure having 12 kilometer square catchment area। देखो भाई, ये आपको क्वेश्चन दिया है, ये कह रहा है कैलकुलेट डेप्थ ऑफ रन ऑफ फ्रॉम द हाइड्रोग्राफ शोन इन फिगर हैविंग 12 किलोमीटर स्क्वायर कैचमेंट एरिया। तो आपको सारी चीजें दी हुई है, आपको मालूम है डेप्थ कैसे निकालते हो? H बराबर 0.36 समेशन ओटी अपॉन में ए, ऐसे निकालते हो आप। अब आपको क्या क्या गिवन है? देखो, ए गिवन है क्या? बिल्कुल गिवन है, ए दे रखा है कैचमेंट एरिया। समेशन ओटी में आपको बता चुका हूं, एरिया होता है किसका? हाइड्रोग्राफ का। अब आप सोच रहे हैं सर आपने ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल किस लिए बनाया? देखो, आपको क्वेश्चन में कभी भी ऐसा हाइड्रोग्राफ नहीं मिलेगा। ट्रायंगल बन सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कैचमेंट। मैंने अभी बताई थी कि जो हाइड्रोग्राफ है उसकी शेप किस पर डिपेंड करती है? कैचमेंट एरिया। और 3 चीज बताई थी, रेन गेज डेंसिटी और स्ट्रीम डेंसिटी।
तो ऐसी शेप बन सकती है, लेकिन क्वेश्चन में आपको 99 भी नहीं 100% यही शेप देगा। क्यों देगा? क्योंकि आप इसका एरिया नहीं निकाल सकते इन एग्जाम हॉल, लेकिन ट्रायंगल का एरिया आप निकाल सकते हो। तो देखिए क्या करेंगे इसके अंदर अपन, क्या करेंगे अपन इसका, तो आपको समझ में आएगी ट्रायंगल के रूप में क्यों देगा, इसलिए देगा। तो अब मैं लिखता हूं यहां पर ये सारी डेटा, 0.36 की जगह 0.36 लिख दिया। यहां पर समेशन ओटी की जगह क्या लिखूं मैं, इसका एरिया लिख देता हूं। किसका एरिया? हाइड्रोग्राफ का, मतलब ये कैचमेंट का एरिया बनेगा। 1/2, आधार कितना है 100, ऊंचाई कितनी है 2 मीटर के ऊपर सेकंड, अपॉन में कैचमेंट एरिया कितना है 12। ये चीज ध्यान रहे, जो उसमें लिख रहा था वही नोटेशन होने चाहिए। मतलब क्यू किस में होना चाहिए हमारा, ये होना चाहिए मीटर के ऊपर सेकंड में, मीटर के ऊपर सेकंड में दे रखा है, सही है, एज इट इज पुट कर दिया मैंने। और ये और दे रखा है, टाइम दे रखा और में, ये भी बिल्कुल सही है, ये मैंने एज इट इज पुट कर दिया। ठीक है, ये किलोमीटर स्क्वायर में एज इट इज पुट कर दिया। मतलब आंसर किस में आएगा हमारा, सेंटीमीटर में। आप सोच रहे हैं सेंटीमीटर में क्यों आएगा, भैया 0.36 कन्वर्ट कर रहा है सारी चीजों को, किस में, सेंटीमीटर के अंदर। मैं इसको सॉल्व करता हूं आगे। तो h बराबर देखो 0.36 का मतलब कितना होगा 36/100, 100 से 100 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आया 12 × 36, कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब क्या है, जो हाइड्रोग्राफ बना है ना, तो उस दौरान जो भी रेनफॉल हुई है उसके कारण जो रन ऑफ प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हुआ है हमें, 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा आपसे, आपको भाई ये सारी चीज दे दी, एस दे रखा है, एरिया पूछ लिया, वो आप बता सकते हो। बेटा इसके बाद अब 1-2 हाइड्रोग्राफ हैं जिनके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है, एस कर्व हाइड्रोग्राफ क्या होता है, और तीसरा सिंथेटिक। इन तीनों के बारे में देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन लिखेंगे यूनिट हाइड्रोग्राफ। भाई यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है, देखो कैसे प्राप्त करते हैं अपन। ये जो मैंने आपको बताया था हाइड्रोग्राफ, इस तरह से ये जो हाइड्रोग्राफ था ये क्या है हमारा इसके अंदर, ये है बेस फ्लो। बेस मैंने आपको बताया था ना, ये बेस फ्लो क्या होता है, बारिश नहीं हो रही थी तब भी उसमें पानी 5 फीट बह रहा था। बारिश होगी तो क्या होगा, 5 से धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। बारिश बंद हो गई है, पानी मैक्सिमम होकर के घटेगा, घटते घटते फिर से कितनी डेप्थ हो जाएगी ऑटोमेटिकली 5 फीट, क्योंकि भाई जितना पानी बह रहा था वो तो बहता ही रहेगा। तो जितनी इसकी डेप्थ पहले से मौजूद थी उस फ्लो को क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं बेस फ्लो। इसका मतलब क्या है, बेस फ्लो से जो ऊपर ऊपर का आपको दिख रहा है, बेस फ्लो से ऊपर का कौन सा दिख रहा है आपको, ये जो आपको दिख रहा है ना ये वाला एरिया, ये जो आपको दिख रहा है बेस फ्लो से ऊपर ऊपर का रेड रेड, ये कौन सा, ये किस चीज का हाइड्रोग्राफ हो गया, ये हो गया केवल रन ऑफ का। कौन सा रन ऑफ, डायरेक्ट रन ऑफ। डायरेक्ट मतलब जो डायरेक्टली रेनफॉल से जो रन ऑफ प्राप्त हो रहा है, जो अपन को रेनफॉल, भाई पहले से जो नदी थी, मान लो ये नदी है हमारी, इसमें 5 फीट पानी तो बह रहा था पहले से, रेनफॉल हुई और तब जाकर पानी कितना हो गया मैक्सिमम 10 फीट, और घटने के बाद में फिर से क्या हो गया 5 फीट हो गया। तो ये तो पहले से ही हो रहा था, इतना तो हमको प्राप्त 5 फीट, और ये जो हमको अलग से प्राप्त हुआ है कितना, ये जो हमको प्राप्त हुआ अलग से इतनी डेप्थ जो प्राप्त हुई है, ये किसके कारण है, ये है डायरेक्ट, ये जो रन ऑफ हमको प्राप्त हुआ है, ये रन ऑफ प्राप्त हुआ है, ये किससे प्राप्त हुआ है, डायरेक्ट रेनफॉल से प्राप्त हुआ है। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अपन डायरेक्ट रन ऑफ। डायरेक्ट रन ऑफ, डायरेक्ट रेनफॉल से प्राप्त हुआ रन ऑफ बराबर डायरेक्ट रन ऑफ। तो अगर मैं केवल इस ग्राफ को, बेस फ्लो को हटा दूं, बेस फ्लो को अगर मैं हटा दूं इसमें से, तो जो मुझे प्राप्त होगा वो कौन सा हाइड्रोग्राफ प्राप्त होगा, तो देखते हैं अपन। अगर मैं इसमें से माइनस क्या कर दूं, बेस फ्लो को कर देता हूं, तो फिर मुझे क्या प्राप्त होगा, अगर मैं इसमें से बेस फ्लो को हटा देता हूं तो मेरे पास केवल ये वाला ग्राफ बचा हुआ है, ये वाला ग्राफ बचा हुआ है, ये रेड वाला केवल। और इसको हम क्या बोलेंगे, इस वाले को तो हम बोलते हैं कौन सा हाइड्रोग्राफ, इसको बोलते हैं फ्लड हाइड्रोग्राफ। और जो केवल इसमें से बेस फ्लो हटा दिया है तो ये डायरेक्ट रन ऑफ वाला हाइड्रोग्राफ हो गया, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। इसको शॉर्ट में बोलते हैं DRH। तो DRH आ गया भाई। तो ये मेरा केवल रेनफॉल वाला हाइड्रोग्राफ प्राप्त हुआ है, मतलब ये उस डेप्थ को बताएगा जो रेनफॉल के कारण प्राप्त हुई। अब क्या करूं, इसके जो ऑर्डिनेट आए हैं ना, ये जितने भी ऑर्डिनेट आए हैं उसमें अगर मैं टोटल डेप्थ का भाग दे दूं,
मतलब जो डिस्चार्ज जो प्राप्त होंगे, मान लो इसके कारण जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना, क्वेश्चन करवाया था, उसमें कितनी डेप्थ प्राप्त हो रही थी मेरे को, 3 सेंटीमीटर। मतलब ये जो आपने देखा था, आप इसको समझेंगे, ये कितना था 2, ये था 100, इसके कारण डेप्थ कितनी प्राप्त हुई, 3 सेंटीमीटर। तो मैं क्या कहूंगा कि ये 3 सेंटीमीटर डेप्थ के लिए हाइड्रोग्राफ है। अगर मेरे को 1 सेंटीमीटर डेप्थ के लिए हाइड्रोग्राफ बनाना है तो मैं क्या करूं, इसके हर एक इस ऑर्डिनेट में, कौन से वाले में, ये डिस्चार्ज वाले ऑर्डिनेट में अगर मैं किसका भाग दे दूं, 3 का भाग दे दूं, 3 का भाग दे दूंगा तो क्या 1 का ही तो आएगा। अरे भाई 15 केले जो हैं 15 रुपए के आते हैं 3 केले, तो 1 केला कितने का, 5 का ही तो आएगा। कैसे आएगा, आपने 3 का भाग दिया तभी तो आएगा भाई। तो आपने क्या कर दिया, जितने भी ऑर्डिनेट है डिस्चार्ज के उसमें 3 का आपने भाग दे दिया। 3 का भाग देने पर क्या आ गया आपका, 3 मतलब क्या है यहाँ पे, डेप्थ है, 3 का भाग दे दिया। तो अब ये जो आया आपका 2 में भी 3 का भाग देंगे, 2/3 मतलब 0.67। तो देखो इस तरह से ग्राफ बनेगा 0.67। अब इससे थोड़ा छोटा हो जाएगा ग्राफ। तो ये जो ग्राफ बनाया हाइड्रोग्राफ, ये कितनी डेप्थ के लिए बना है, ये बना है 1 सेंटीमीटर डेप्थ के लिए। अब अगर मेरे को 5 सेंटीमीटर के लिए बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इसकी जितनी भी ऑर्डिनेट है उसको 5 से गुणा कर दूंगा। किसके लिए बन जाएगा, 5 के लिए। अब देखो फायदा क्या है, वही वाली बात है। अगर मैं आपसे कहता हूं भाई 3 केले जो हैं वो आते हैं 15 के, तो आप बताओ कि 10 केले कितने के आएंगे। तो आप पहले क्या करोगे, पहले आप 1 केले का मूल्य निकालोगे। इसको हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। पहले आप 1 केले का मूल्य निकालोगे, मतलब 1 केले क्या है, 15/5 किया आपने, तब जाकर कितना, 15/3 किया तो क्या आया, 5 रुपए। 5 का 1 केला हो गया, तो 10 केले कितने के आएंगे, तो 10 गुणा में 5 करोगे आप 50 रुपए के आएंगे। आपने क्या किया, पहले यूनिट का निकाला, तब जाकर के आप अदर क्वांटिटीज का निकाल पा रहे हो। ऐसे ही यहां पर है कि अगर आपको 5 सेंटीमीटर का बनाना है तो आपने क्या किया, जो आपका हाइड्रोग्राफ था उसमें 3 सेंटीमीटर का भाग दिया। अब जो प्राप्त हुआ है वो कितने के लिए प्राप्त हुआ है, 1 सेंटीमीटर डेप्थ के लिए। इसको बोलते हैं हम क्या, यूनिट हाइड्रोग्राफ। अब आपको अगर 5 का बनाना है, 10 का बनाना है, कितने सेंटीमीटर का बनाना है, बस इसके ऑर्डिनेट्स को आप उस डेप्थ से गुणा कर दो, आपका बन जाएगा। तो ये होता है हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ कैसे प्राप्त हुआ आपका, जो डिस्चार्ज के ऑर्डिनेट थे उसमें आपने किसका भाग दिया है, डेप्थ का। तो मैं यहां लिख देता हूं। इसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्चार्ज ऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डेप्थ। तो हमको क्या प्राप्त होगा, अब हमको जो भी प्राप्त हुआ है हाइड्रोग्राफ उससे थोड़ा सा छोटा होगा ये ऑब्वियसली। ये जो प्राप्त हुआ है ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ। UH से इसको डिनोट कर, ये होता है यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ कौन सा हाइड्रोग्राफ होता है, ये वो हाइड्रोग्राफ होता है जो यूनिट डेप्थ और यूनिट ड्यूरेशन के लिए बनता है। यहां पर देखो यूनिट डेप्थ को तो अपन चाहे 1 mm हो सकती है, 1 सेंटीमीटर हो सकती है, 1 इंच भी हो सकती है, लेकिन यूनिट ड्यूरेशन का मतलब 1 घंटा नहीं है भाई। यूनिट ड्यूरेशन का मतलब 1 घंटा नहीं है। जितने घंटे बारिश हुई है ना उसको यूनिट माना गया है। मान लो 3 घंटे बारिश हुई थी तो अपन कहेंगे ये 3 घंटे जो है ना वो यूनिट और है। मतलब ये जो हाइड्रोग्राफ बना है इसका यूनिट और कितना है, 3 घंटे। जितने घंटे की बारिश होगी वो कहलाएगा हमारा यूनिट ड्यूरेशन। 5 घंटे की बारिश है तो ये 5 घंटे का यूनिट हाइड्रोग्राफ है। 6 घंटे का यूनिट है, मतलब क्या है, बारिश कितने घंटे हुई है, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। तो ये हमारे यूनिट हाइड्रोग्राफ है। किस तरह से प्राप्त करते हैं, क्या होता है, एक चीज और कि ये किस पर आधारित होता है। ये जो हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ होता है ये लीनियर रेस्पॉन्स व टाइम इनवेरिएंस पर आधारित होता है। इन दोनों वर्ड का मतलब क्या है समझ लो आप। लीनियर रेस्पॉन्स का मतलब है लीनियरिटी लॉ का फॉलो होता है यहाँ पे। अब जैसे मैं आपको बोलूँ कि भाई केले क्या रेट है, तो आपने कह दिए भाई ये वाले केले तो हैं 15 रुपए के 3 और ये वाले हैं 15 रुपए के 2, ठीक है। तो मुझे अब अगर मैं आपसे पूछूं बताओ भाई 5 केले कितने के आएंगे, तो आप निकाल पाओगे क्या, आप निकाल ही नहीं पाओगे। क्यों, रेट ही चेंज हो गई दोनों की। ये तो 2 आ रहे हैं और ये 3 आ रहे हैं। अब मैं अगर केवल सिंगल पूछूं भाई कितने के हैं तो मैं बता ही नहीं सकता 15 केले कितने के, 20 कितने के हैं। मतलब ये लीनियरिटी को फॉलो नहीं कर रहे। लीनियर का मतलब क्या है, 5 का 1 है तो फिर 10 के ही 2 होने चाहिए, 15 के 3 और 20 के 4। मतलब कैसा ग्राफ बन रहा है हमारा, लीनियर ग्राफ बन रहा है। तो वो तो होता है हमारा लीनियर रेस्पॉन्स। तो ये किस पर डिपेंड करता है, लीनियर रेस्पॉन्स पर आधारित होता है। मतलब इसमें भी यही माना जाता है कि कैसे बढ़ रहा है डिस्चार्ज हमारा, लीनियरली बढ़ रहा है, तभी तो हम ये गुणा कर पाते हैं ऐसे। दूसरा टाइम इनवेरिएंस,
ये भी समझ नहीं आया क्या होता है। अगर हम पूछो भाई केले कितने के, तो आपने कहे रखे हुए तो एक ही टाइप के केले हैं, आपने कह दिए कि अभी तो ये 10 के 5 है, फिर 2 घंटे बाद इतने के हो जाएंगे, 15 के 3 हो जाए, 15 के 2 हो जाएंगे, फिर इतने। आप बता पाओगे क्या फिर 20 रुपए के कितने केले हैं? बिल्कुल नहीं बता पाओगे। क्यों? ये तो टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो टाइम इनवेरिएंस टाइम के साथ भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये किस पर डिपेंड करता है? दोनों ही चीजों पर, लीनियर रेस्पॉन्स और टाइम इनवेरिएंस। क्वेश्चन जो आएगा ना आपके, ध्यान रहे क्या आएगा कि यूनिट हाइड्रोग्राफ डिपेंड करता है। ऑप्शन कैसे मिलेंगे? लीनियर इनवेरिएंस टाइम रेस्पॉन्स, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन लीनियर रेस्पॉन्स। तीसरा ऑप्शन टाइम इनवेरिएंस। चौथा ऑप्शन लीनियर रेस्पॉन्स टाइम इनवेरिएंस। तो आंसर क्या आएगा हमारा? ये। तो सेम ध्यान रहे आपको। और एक चीज और इससे रिलेटेड कि ये हाइड्रोग्राफ किसने दिया था? ये हमारे शेरमैन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। उनका नाम क्या था? शेरमैन। तो आप लिखेंगे इन सब चीजों को। पहले आप यूनिट हाइड्रोग्राफ में एक लाइन लिखेंगे, यूनिट हाइड्रोग्राफ में एक लाइन लिखेंगे कि यूनिट डेप्थ व यूनिट ड्यूरेशन के लिए बनाया गया हाइड्रोग्राफ यूनिट हाइड्रोग्राफ कहलाता है। तो आपको ध्यान रहे यूनिट ड्यूरेशन का मतलब 1 घंटा नहीं है। और यूनिट डेप्थ के आगे आप लिख सकते हो यूनिट डेप्थ व यूनिट ड्यूरेशन के लिए। यूनिट डेप्थ के आगे आप ऐसे एरो लगाकर लिख दो, जैसे लिखा है ना आपने यूनिट डेप्थ, उसका लिख सकते हो आप 1 mm, 1 सेंटीमीटर या फिर 1 इंच, कुछ भी हो सकती है। तो यूनिट डेप्थ व यूनिट ड्यूरेशन के लिए बनाया गया हाइड्रोग्राफ यूनिट हाइड्रोग्राफ कहलाता है। यह लीनियर रेस्पॉन्स व टाइम इनवेरिएंस पर आधारित होता है। यह लीनियर रेस्पॉन्स व टाइम इनवेरिएंस पर आधारित होता है। और इस हाइड्रोग्राफ को शेरमैन वैज्ञानिक ने दिया। इस हाइड्रोग्राफ को शेरमैन वैज्ञानिक ने दिया। ठीक, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको उतार लेंगे कि यूनिट हाइड्रोग्राफ को हम कैसे प्राप्त करते हैं। इस तरह से प्राप्त करते हैं। फ्लड हाइड्रोग्राफ में से बेस फ्लो घटाओ, बेस फ्लो घटाने के बाद जो हमको प्राप्त हुआ वो हुआ डीआरएच। डीआरएच में क्या करोगे आप? डिस्चार्ज ऑर्डिनेट में डेप्थ का भाग दोगे, तब जाकर के हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ प्राप्त होगा। तो ये आप ये उतार देंगे स्क्रीनशॉट लेकर के। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट हाइड्रोग्राफ समझाता हूं, कौन सा? एस कर्व हाइड्रोग्राफ। एच का मतलब हाइड्रोग्राफ है। ये कौन सा होता है? देखो भाई, ये वो हाइड्रोग्राफ में जिसमें एस जो हमारा इंग्लिश का लेटर है ना, एस, उस तरीके की शेप बनती है। ठीक है, बहुत सारी, देखो ऐसा है ये हाइड्रोग्राफ। तो इसमें क्या है एक्चुअल में? इसमें जो हमारा Q है ये तो कांस्टेंट हो गया, ये फिक्स, और ये हमारा क्या है? टाइम है। तो ये किसके लिए बनता है? ये जो हमारा हाइड्रोग्राफ है कांस्टेंट डिस्चार्ज व टाइम पीरियड हमारा कांस्टेंट नहीं है, ये इनडिफाइनाइट या इनफाइनाइट। इनडिफाइनाइट का मतलब क्या है? जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, वह कितना भी हो सकता है, टाइम कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। इनफाइनाइट का मतलब अनंत भी हो सकता है। और ये डिस्चार्ज क्या है इसमें? कांस्टेंट। तो इसकी ये प्रॉपर्टी, केवल ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है कि एस कर्व हाइड्रोग्राफ कौन सा होता है कि कांस्टेंट डिस्चार्ज व इनडिफाइनाइट या इनफाइनाइट टाइम के लिए बनाया गया हाइड्रोग्राफ एस कर्व हाइड्रोग्राफ कहलाता है। तो ये लाइन लिखेंगे आप, कांस्टेंट डिस्चार्ज व इनडिफाइनाइट या इनफाइनाइट टाइम के लिए बनाया गया हाइड्रोग्राफ एस कर्व हाइड्रोग्राफ कहलाता है। ठीक, इस हाइड्रोग्राफ की सहायता से स्मॉल से लार्ज या लार्ज से स्मॉल कोई सा भी हाइड्रोग्राफ बना सकते हैं। भाई देखो, कम, छोटे से बड़ा बना सकते हैं, बड़े से छोटा। तो आप इसको डायग्राम को उतार लेंगे, डायग्राम को उतार लेंगे। उसके बाद फिर लास्ट हाइड्रोग्राफ हम पढ़ते हैं, कौन सा? लास्ट हाइड्रोग्राफ हम पढ़ते हैं सिंथेटिक हाइड्रोग्राफ। ये कौन सा होता है? इसमें अपन एक लाइन लिखेंगे सिंथेटिक हाइड्रोग्राफ में। सिंथेटिक हाइड्रोग्राफ इसमें लिखेंगे मैथमेटिकल इक्वेशंस का यूज करके, मैथमेटिकल इक्वेशंस का यूज करके बनाया गया हाइड्रोग्राफ सिंथेटिक हाइड्रोग्राफ कहलाता है। तो इसमें ये कौन सा है भाई? अभी तक जो आपने देखा था, ये कौन से हाइड्रोग्राफ थे?
ये वैसे हाइड्रोलॉजी जिसको हम प्रैक्टिकली देख रहे थे, प्रैक्टिकली देख करके उसके बेसिस पे हम बना रहे थे। तो सिंथेटिक कौन सा है, इसमें मैथमेटिकल इक्वेशंस का यूज करके बनाएंगे। और इसको किस वैज्ञानिक ने दिया, स्नाइडर ने। तो ये चीज आप लिख लेंगे, इसको स्नाइडर ने दिया, इस हाइड्रोग्राफ को स्नाइडर ने दिया। दो टर्म और बताता हूं मैं आपको, नोट में लिख लेंगे आप। पहली है प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड, ठीक। और दूसरी है स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड। दोनों टर्म देखो, प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड, ये किसी भी क्षेत्र में वो मैक्सिमम फ्लड की वैल्यू है जो फिजिकली पॉसिबल होती है, ठीक है। जो एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत ज्यादा है वैल्यू इसकी, लेकिन ये फिजिकली पॉसिबल है, ये होती है प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड। लेकिन हम डिजाइनिंग पर्पस से, चैनल डिजाइनिंग पर्पस से हम जो भी फ्लड लेते हैं वो उस फ्लड को, उस स्टैंडर्ड वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड। और ये जो एसपीएफ होती है, एसपीएफ, ये लगभग 40 से 60% किसकी होती है, पीएमएफ की। ये है बस इंपॉर्टेंट चीज, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो तो प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड देखो क्या है, मैं कहूँ कि भाई मेरे को डिजाइनिंग करनी तो मैक्सिमम कितना फ्लड, कितनी बाढ़ आ सकती है। अलवर की बात करते हैं, हमारे मान लो कितनी है, हमारे जो हमारी रेनफॉल है कितनी है, इंडिया की एवरेज एनुअल रेनफॉल 120 सेंटीमीटर। और मैं कह रहा हूँ भाई मैक्सिमम बारिश कितनी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो एक ने कहते भाई 1000 लेके चलो आप, 1000। एक ने कहती भाई 10,000 ले लो, मैक्सिमम तो 10,000 भी होता है। एक ने कह दी आप ले लो जी 200 सेंटीमीटर। अब देखो 200 है, ये भी लार्ज है, इससे तो भाई ये एवरेज है, 120 से 130 हो जाएगी, 40 हो जाएगी, 50 हो जाएगी, 60 हो जाएगी। इसको आप 300 ले लो, चलो 300 ले लो, 200 तक हो जाएगी लास्ट, 200 से ज्यादा तो नहीं होगी। 300 भी मान लो कि कई बादल ही फट गए भाई, मान ली 300 हो गई, लेकिन 1000 हो सकती है क्या। तो लार्ज तो ये भी है, लार्ज ये भी है, लार्ज ये भी है, और एक्सट्रीमली लार्ज है, बहुत ज्यादा लार्ज है तीनों। लेकिन फिजिकली पॉसिबल कौन सी है, फिजिकली पॉसिबल कौन सी है, वो है आपकी 300 सेंटीमीटर। तो प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड कौन सा होता है, तो प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड होता है हमारा, ये वो मैक्सिमम फ्लड है, ये फ्लड की वो एक्सट्रीम वैल्यू होती है, एक्सट्रीम मतलब एक्सट्रीमली लार्ज, ये फ्लड की वो एक्सट्रीम वैल्यू होती है जो फिजिकली पॉसिबल होती है। तो आप इसमें एक लाइन लिख लेंगे, ये फ्लड की वो मैक्सिमम वैल्यू है जो फिजिकली पॉसिबल होती है, ठीक। ऐसे ही स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड के बारे में क्या लिखेंगे, डिजाइनिंग पर्पस से इसे 40 से 60% लिया जाता है, किसका, पीएमएफ का। पीएमएफ का कितना लेते हैं भाई, 40 से 60। ये तो फ्लड की बात थी, जो अपन रन ऑफ की बात थी कुल मिला के। ये रेनफॉल के बारे में भी दो टर्म आती हैं सेम ऐसी ही, वो कौन, उनको भी लिख देते हैं। एक तो टर्म आती है हमारी प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन, पीएमपी, सेम चीज है, बस यहां पर क्या है, आप फ्लड वर्ड को हटा करके क्या लिख दोगे, प्रेसिपिटेशन लिख दोगे। और ये क्या है हमारा, स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट प्रेसिपिटेशन, एसपीपी। तो बस इसमें भी सेम चीज है, एसपीपी जो लेते हैं अपन लगभग 40 से 60% ऑफ। तो आप इसमें एक लाइन लिख लेंगे, प्रोबेबल मैक्सिमम, यह प्रेसिपिटेशन की वो लार्ज वैल्यू है जो फिजिकली पॉसिबल होती है। ये प्रेसिपिटेशन की वो लार्ज वैल्यू होती है जो फिजिकली पॉसिबल होती है। और स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट प्रेसिपिटेशन, एसपीपी, ये कितना होता है इसका, 40 से 60%, ठीक है भाई। हाइड्रोलॉजी भी अपना कंप्लीट हो चुका है। तो कुल मिला के अपना वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है। जितना मैंने कराया ये मोर देन सफिशिएंट है। एक दो क्वेश्चन भले ही बार, लेकिन जितना मैंने बताया 90% इसमें से आएगा। तो ये भी आपको मैंने कंप्लीट बता दिया इसके बारे में। इन दोनों सब्जेक्ट को आप इसको रिवाइज करें,
पढ़ने को बहुत सारी हज़ारों चीज़ें, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है कि आप बहुत सारी चीज़ देख रहे हैं, ये इस किताब में सर वो भी क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन है। कुछ नहीं, जितना कराया है मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा मैं क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, पीडीएफ डाल देंगे हम ऐप के अंदर ही, पीडीएफ डाल दूंगा मैं, जो भी क्वेश्चंस बनाऊंगा इन सभी की उनको सॉल्व भी करवाऊंगा, तब आपको और बेहतर चीज़ों को समझ में आएंगी। बाकी इतना आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच।